हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो गाइडेंस के लिए बनाया है, मेनली गाइडेंस, लेकिन हम सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर HSC CET कि HSC CET की तैयारी कैसे करते हैं, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, बुक्स रिकमेंडेशन क्या है, और क्या क्या मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी, और इसके बाद मेथड टू रीड, पढ़ने का तरीका क्या क्या है, और उसके बाद हम करेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, प्रीवियस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस, स्लीप, इन चीज़ों के बारे में करें। मैं आपसे यह दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो शुरू से लेकर एंड तक और सभी बातों को फॉलो कर लेते हो तो आपकी एक बहुत ही बढ़िया नौकरी पक्की है। ये नहीं कि क्लर्क नहीं, कम से कम लेवल 6 की नौकरी आपकी कम से कम पक्की है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और समझ लेते हो और फॉलो कर लेते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस है HSC का वो क्या है। सिलेबस जैसा सबको पता ही होगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, कंप्यूटर, जो कि करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाती है। अच्छा, ये जो सिलेबस है हमने ये CT नोटिफिकेशन 2022 से लिया है। वहाँ पे जो सिलेबस बताया हुआ उस सिलेबस की हम बात करेंगे। उसमें बताया हुआ जनरल अवेयरनेस क्या क्या है, रीजनिंग क्या है, क्वांट में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा और हिंदी में क्या आएगा, ये सारा सिलेबस बताया हुआ है। इस सिलेबस में जनरल अवेयरनेस में क्या है कि एनवायरनमेंट रिलेवेंस टू द सोसाइटी, हमें अपने चारों ओर क्या हो रहा है उनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, ज्योग्राफी, भूगोल हमें पता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरल पॉलिसी से संबंधित। अब नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, कुछ एक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपना WTO, WHO, ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे RBI है, हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग है, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम्स है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी यूनिवर्सिटी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट, इवेंट, जनरल साइंस, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है, इससे संबंधित आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, इसलिए सिलेबस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब रीजनिंग के लगभग 30 टॉपिक्स है, 30 टॉपिक्स और क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो पिछली बार आए थे वो 15 आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है। और इन 30 टॉपिक में से लगभग सारे ही टॉपिक ईजी है। इनको सबसे जो कम टाइम आपका लेगी वो रीजनिंग लेगी या फिर हिंदी लेगी। इसके बाद क्वांट है, सबसे ज़्यादा टाइम इस पर लगने वाला है। जिसने नहीं किया कभी, जिसका थोड़ा कमज़ोर है वो, उसका ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिसका बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का वो इसको जल्दी कवर कर लेगा। सबसे ज़्यादा टाइम अच्छा इसमें जो सिलेबस बताया हुआ है CT नोटिफिकेशन में, इसमें फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट, ये सारा सिलेबस बताया हुआ है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारा सिलेबस है। अब इंग्लिश का सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस में क्या बताया हुआ है। स्पॉट द एरर, गलती निकालना, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना, सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स में पूछ लेता है। मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत जो वर्ड है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि जिसकी स्पेलिंग गलत है। इडियम एंड फ्रेज है, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ जिनको बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, तो ये सारा शफलिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के 4 पार्ट कर देगा, ABCD उसका बना देगा, फिर कहेगा कि इसको बताओ कैसे बनेगा पूरा ये BCD, ये कैसे बनेगा। क्लोज पैसेज, मतलब एक पैसेज दे देगा उसमें 2-3 खालिस्तान दे देगा तो उसको क्लोज पैसेज बोलते हैं।
कंप्रेशन पैसेज कंप्रेशन आ जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये हम क्लासेस में करते भी आए हैं। अब जब हिंदी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज में ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो ये सारे शब्द जो दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। तो ये जो सारा सिलेबस है, हाँ एक बार और जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट, यदि जनरल ऑफ स्टेट में क्या है, हिस्ट्री आएगी स्टेट की, लिटरेचर आएगा, साहित्य, और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, वही सारा जीके से संबंधित सारा का सारा। भी हरियाणा में क्या क्या चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, और किस राज्य में किस ज़िले में क्या क्या है, क्या नहीं है, उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, और किस राज्य में क्या बनता है, क्या नहीं बनता, ये सारे क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज ऑफ स्टेज में। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सीटी का नोटिफिकेशन है 2022 का, ये मैंने जहाँ से सिलेबस लिया है, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। बीजे मतलब हिंदी कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी। हाँ मोटा मोटा जो पीछे जो पेपर आया उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि क्या तरीका रहने वाला है तैयारी करने का। अच्छा, स्ट्रेटजी की बात करें तो जो पीछे जो पेपर आया है उस पेपर की हम बात कर लें। रीजनिंग जो है वो आई है 15 मार्क्स की, हिंदी 15 मार्क्स की आई है, मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स, और हरियाणा जीके 25 मार्क्स, और करंट अफेयर और जीके साइंस 15 मार्क्स, 25 हरियाणा जीके 25। तो अब ये जो दो टॉपिक है वो लगभग इक्वल है, इक्वल नहीं कह सकते, लेकिन ये दो टॉपिक को हम अलग रखेंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें है ये 25 का है और ये 15 का है, मतलब ये 40 का पेयर है एक, और ये हमारा जो पेयर है ये 60 का पेयर है, 60 का। तो अब इसमें हमने जो मिनिमम मार्क्स लेने हैं 60 और 40 में से, टोटल मार्क्स लेने हैं हमने 70। और वो 70 कैसे आएंगे वो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से 25 कर सकते हो, यहाँ से आप 45 कर सकते हो। मिनिमम तो ये है। मैक्सिमम जो लास्ट टाइम जो आए थे टॉपर्स के वो शायद 87 थे, मैक्सिमम यही रहने वाला है, 90 अबाउट, 90 से कम ही रहने वाला है मैक्सिमम। तो अब ये स्ट्रेटजी की बात कर ले कि ये क्वेश्चन ये कहाँ से कैसे सबसे पहले तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले जो तैयारी शुरू, वैसे तो सही तरीका ये रहेगा कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स से शुरू कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, जिसमें भी हो सकता है किसी ने मास्टर किया हो इंग्लिश से, वो इंग्लिश से भी शुरू कर सकता है। हो सकता है किसी ने मैथमेटिक्स से मास्टर किया हो, मैथमेटिक्स से भी शुरू कर सकता है। हो सकता है किसी ने जीके से संबंधित ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हो तो वो जीके से भी शुरू कर सकता है। लेकिन शुरू कहाँ से करना है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी चाहिए, फिर हिंदी करनी चाहिए। रीजनिंग हिंदी मतलब ऑलमोस्ट 15 + 15 30 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर आप हरियाणा जीके भी ले सकते हो, मैथ और इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, और फिर जैसा आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो हम बात करें रीजनिंग की। अगर रीजनिंग को हम अच्छे तरह से एक बार कवर अप कर लेंगे तो मिनिमम इसके अंदर 13 मार्क्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं। हिंदी के अंदर भी मिनिमम 12 मार्क्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी मिनिमम 12 मार्क्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी मिनिमम हम करेंगे, अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा तो की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। लेकिन तैयारी की बात करें, तैयारी करने के बाद क्या आ सकता है, तैयारी करने के बाद 10 और मैक्सिमम मतलब हम इसको 14 मान सकते हैं। हरियाणा जीके में अगर ठीक ठाक तैयारी करिए तो मिनिमम आपके 15 और मैक्सिमम आपके 22 या 22 मान लेते हैं। और करंट अफेयर की अगर आपने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है तो मिनिमम इसके आपके 7 और मैक्सिमम आपके 15 में से 10 ही मान लेते हैं हम। तो अब देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ के कि मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है और कैसे आएगा। 7 5 12 2 14 2 16 और 3 19 का 9 हासिल 1 1 2 3 4 5 6, तो ये 69 हो गया।
तो 70 अबाउट हमारा मिनिमम रहेगा। और इसके बाद इसका जोड़ कर लेते हैं मैक्सिमम का। 2 और 4 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 का 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 1 5 6 2 8 और 1 9। तो ये 91 आया। वैसे इतना ज़्यादा आएगा नहीं, जो 90 से लेस ही रहेगा, तो मैक्सिमम हमारा 90 अबाउट रहेगा। तो अगर अब आपके 90 अबाउट आ जाते हैं तो आपको अपने पसंद की कोई भी जो वैकेंसी है वो मिल सकती है। कोई भी जॉब जो आपकी पसंद की होगी वो मिल सकती है। अगर आपके 70 अबाउट होते हैं तो आपको लास्ट जॉब मिल सकती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको रीजनिंग ही सबसे पहले क्यों बताया कि करना चाहिए, या हिंदी ही क्यों बताया। रीजनिंग मैंने इसलिए बताया कि रीजनिंग जो है सबसे ईजी सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है और सबसे कम समय में हो जाएगा। अगर आप इसको 15 दिन भी दोगे ना, तो 15 दिन में आपका ये 15/15 कर देगा। ये इतना ईजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। अगर किसी को ईजी नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम अब क्लासेस वगैरह में इसको कवर अप करेंगे। इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। फिर ये हिंदी को मैंने क्यों लिया, क्योंकि मोस्टली जो हरियाणा में तैयारी करने वाले वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं। को हिंदी की मतलब हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो हम हिंदी में भी अगर 15 से 20 दिन, अगर मैक्सिमम 30 डेज़ दे दे, तो 30 डेज़ में भी इसके अंदर वही 13 से 14 नंबर का आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश और हरियाणा जीके पैरेलल ही कर सकता है। अब आगे भी बात करेंगे हम कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। अब हम बुक की बात कर लेते हैं कि बुक कौन कौन सी रिकमेंडेड है रीजनिंग के लिए। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बुक ले लो, काफ़ी सारी बुक आती है। जैसे आप रीजनिंग के लिए ले सकते हो, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। और आप किरण पब्लिकेशन भी बुक आती है। और भी कोई और पब्लिकेशन जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें, हाँ ये है कि आपने कोई भी बुक इकट्ठी नहीं लेनी है, सब अलग अलग बुक लेनी है। तो ये टोटल बुक जो हमारी है 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6, ये 6 बुक आपने लेनी है। तो ये 6 बुक में क्या क्या है, ये जो क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव, ये जो बुक है ये वैसे बनी है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, सीजीएल एग्ज़ाम क्या होता है। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह इसमें लगते हैं। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और ये मैंने क्रैक किया हुआ है, मैं इसमें गया नहीं था। तो हम आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्लास नोट्स वगैरह शायद जो बनी थी बुक, वो बुक जो बनी थी, ये बुक बनी थी एसएससी के लिए। लेकिन ये एसएससी के लिए इनफ नहीं है, लेकिन यहाँ ये एचएसएससी के लिए इनफ है। एचएसएससी हरियाणा के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको कवर अप पूरा कर लेते हो, ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका कवर अप, मैथ कवर अप हो जाएगा। हरियाणा जीके की आप कोई भी एनी टॉपिक वाइज बुक ले सकते हो या एनी डिस्ट्रिक्ट वाइज बुक ले सकते हो, कोई भी। और हिंदी 9th और 10th की व्याकरण बुक आती है, वो ले सकते हो आप। या अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, जनरल बुक हिंदी की कोई भी ले सकते हो। नीतू सिंह के लिए बेस्ट बुक है आज तक की, केडी कैंपस के नाम से, पब्लिकेशन के नाम से आती है ये, नीतू सिंह पार्ट 1। इसके 2 पार्ट है, सिर्फ पार्ट 1 इनफ है। इसके बाद ल्यूसेंट की घटना चक्र, ल्यूसेंट अब जीके के लिए जो बुक है, जीके के लिए जो बुक है वो है घटना चक्कर। घटना चक्कर की एक बुक है और एक बुक है ल्यूसेंट की। ये आप दोनों बुक भी ले सकते हो और दोनों में से एक भी ले सकते हो। तो ये बुक हमारी जीके के लिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और ये बुक अगर आप कर लेते हो, इन बुक के अलावा आपने कोई बुक नहीं करनी है, इसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ये बुक आप, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ये बुक आप ले सकते हो और यहाँ से आपकी तैयारी बेस्ट लेवल पे होगी। तो हम आगे बात करते हैं। बुक की मैंने बात कर दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसने भी लेना है, फिर हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 6 बुक आपने लेनी है। इसके बाद और बात करें कि बुक पे और क्या क्या हो सकता है। वोकेबलरी किसी की अगर कमज़ोर है, वोकेबलरी के लिए पॉकेट डिक्शनरी भी आती है एसएससी के लिए, वो आप ले सकते हो। और वर्ड पावर में डीजी नाम से बुक आती है, वो वोकेबलरी से संबंधित है, डिक्शनरी से संबंधित है। उसमें क्या होता है कि आपको रूट वर्ड से सिखाया जाता है कि एक वर्ड से अनेक वर्ड कैसे बनते हैं।
रूट वर्ड से आपको सिखाया जाता है। और ये इसकी क्लासेस भी लगभग यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन क्लासों में ज़्यादा टाइम लगता है, याद नहीं होता। तो हम इसकी जो बुक लेके पढ़ सकते हैं, साथ के साथ क्लास भी अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे। थोड़ा सा टाइम क्लास पे लगा दो और फिर बाकी टाइम पढ़ने पे लगा दो। तो वर्ड पावर मेट ईजी है, रूट वर्ड के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है, उसके अलावा डेली, वीकली, मंथली न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़नी है। कौन सी मैगज़ीन पढ़नी है, काफ़ी सारी मैगज़ीन आती है, लेकिन जो काफ़ी लंबे समय से फेमस है, हर एग्ज़ाम के लिए फेमस है, वो फेमस है IAS के जो UPSC के स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी को पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, ये आती है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये मंथली आती है, इसको आप साथ के साथ पढ़ सकते हो। हाँ, इसमें ये है कि वो जो GA है, हमारी GA का पोर्शन जो होगा 15 मार्क्स का है। इसको आपने कब पढ़ना है, इसको आपने जब पढ़ना है जब आपके बाकी सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाए, जब आप लास्ट में पहुंच जाओ, तो फिर आपने प्रतियोगिता शुरू से इसको नहीं खरीदना है, कहीं शुरू से इसको खरीदने लग जाओ। GK में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि GK के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो GK इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको कवर अप कर लो और अच्छे मार्क्स ले लो। अब नेक्स्ट हम बात करें कि HSSC में या किसी भी एग्ज़ाम में लोग गलती क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है वो स्टूडेंट करते क्या है। तो कॉमन मिस्टेक है कि मैनी बुक्स, नंबर 1 पे जो है मैनी बुक्स का मतलब ये है कि इंग्लिश की, मतलब किसी ने कोई बता दी, किसी ने कोई बता दी, 4-5 बुक खरीद ली और पढ़ी एक भी नहीं, कंप्लीट कोई भी नहीं की। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक खरीदनी है, किसी की भी रिकमेंडेशन से, मेरी या किसी की भी जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, तो आपने जो भी बुक खरीद ली उस बुक को आपने बार बार पढ़ना है। 10 बुक लेने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो कम से कम। तो ये तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको हर बुक 10 बार पढ़नी पड़ेगी, कोई भी बुक हो चाहे। पढ़ने का तरीका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर कॉमन मिस्टेक बच्चे जो क्या करते हैं, मैंने एग्ज़ाम ये फॉर्म भी भर दिया, वो फॉर्म भी भर दिया। तो मैंने एग्ज़ाम, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम को नहीं भरना है। आपने अगर HSSC को अपना फोकस बनाया है तो आपको HSSC पे अपना फोकस रखना है। और इसके साथ साथ आपने उस एग्ज़ाम को मतलब फॉर्म भरना है जो HSSC के सिलेबस से मैच करता है या पेपर के पैटर्न से मैच करता है। वो पैटर्न को आपको पता चलेगा जब आप उसके पैटर्न को देख लोगे कहीं से, नेट वगैरह से, या यूट्यूब पे या कहीं और प्लेटफॉर्म पर, कि सिलेबस जिसमें यही आता हो जो HSSC में आता है, इसी टाइप का सिलेबस आता हो। जैसे मेरे का कहने का मतलब ये है कि अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो और साथ में बैंकिंग का भी फॉर्म भर रहे हो, तो ये दोनों ही अलग पैटर्न है। बैंकिंग अलग चलता है, HSSC और SSC अलग चलता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बरसाती मेंढक नहीं बनना है। आपने अपना टारगेट एक ही रखना है, कभी बैंक की तरफ नहीं भागना और कभी HSSC की तरफ नहीं भागना। टारगेट एक एग्ज़ाम रखना है, कोई बात नहीं, एक साल में नहीं होगा तो दूसरे साल में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपने अपने आप को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिमिलर एग्ज़ाम आपने भरने हैं, ये मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। नोट्स का क्या है कि नोट्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कि हर स्टूडेंट चाहते हैं कि उसको कोई नोट्स मिल जाए जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा कोई भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं है जो आपको कोई क्वेश्चन बैंक दे दे 5,000 का, 10,000 का, और उसमें से ये कह दे कि हाँ इसमें से सारे कवर अप हो जाएंगे। हाँ, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप कभी भी देख लेना, किसी भी नोट्स में से कभी भी कोई भी पूरा एग्ज़ाम नहीं आएगा। इसका जो सिलेबस है बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सिलेबस है, कवर अप हो जाएगा, बड़ा चाहे कितना भी हो। लेकिन ये है कि नोट्स क्या होता है, नोट्स मतलब नोट करना, आप खुद नोट करोगे वही नोट है। नोट किस लिए होता है, आपने मान लो कि कोई बुक को पढ़ा, GK की बुक को पढ़ा, किसी टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए जो आपने नोट किया, मेन पॉइंट्स जो नोट किए, बुलेट्स पॉइंट जो आपने नोट किए, वही नोट्स होते हैं। नोट्स जो है आपने सेल्फ मेड नोट बनाने हैं, खुद के नोट बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट पे आपने जो है डिपेंड नहीं रहना है, और किसी के बहकावे में मत नहीं आना है कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा और उस नोट्स में से सब कुछ आ जाएगा। ऐसा मैं भी आपको नहीं बोलने वाला हूँ और ना ही मैं बोलूँगा। नोट्स होते हैं जो वो सेल्फ के लिए होते हैं, खुद के नोट्स ही नोट्स होते हैं। किसी दूसरे के नोट्स पे आप कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल वेबसाइट्स। मतलब ये कभी कोई वेबसाइट, कभी कोई वेबसाइट, कभी कोई वेबसाइट, आपने क्या कर ली, मतलब उसको मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया या पैकेज खरीद लिया। कई सारी चीज़ें आजकल आ रही है, वीडियो पैकेज खरीद लिया, या कोई ऐप डाउनलोड कर ली, मतलब एक ही सब्जेक्ट की 4-5 ऐप डाउनलोड कर ली।
तो वो आपने डिसाइड करना है कि आपने ज़्यादा वेबसाइट्स या ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने मल्टीपल वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपने एक या दो तीन पे ही आपने रहना है। मल्टीपल टेस्ट सीरीज ऐप, तो टेस्ट सीरीज भी ऐप भी आजकल बहुत आ रही है। आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐप भी नहीं, अलग अलग से, मान लो कि आपने जीके की ही 5 ऐप डाउनलोड कर रखी है तो वो सूटेबल नहीं रहेगा। आप कोई भी एक अच्छी सी रिकमेंडेशन लेके आप उस एक ऐप को ही अपने उस पर रह सकते हो। नेक्स्ट जो गलती करते हैं जो स्टूडेंट, वो होता है टू मच वीडियो कंजप्शन। टू मच वीडियो कंजप्शन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखना। कोई भी वीडियो आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करवाएगी। किसी भी टीचर की वीडियो, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, चाहे वो खान सर की हो, चाहे वो किसी भी सर की हो, आपका पूरा एग्ज़ाम नहीं क्रैक करवाएगी। जो वीडियो होती है वो आपको स्टार्ट करने के लिए होती है, एंड करने के लिए नहीं होती। वीडियो में आप किसी टॉपिक को देखो, सुनो और उस टॉपिक को पढ़ो ज़रूर, क्योंकि वीडियो में बहुत कम बताया होता है। वीडियो में उतना ही तो बता पाएगा ना जितना अगले को याद रहेगा, पूरी बुक नहीं याद रहती किसी को बताने के लिए। तो आपने वीडियो का टू मच कंजप्शन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखना और बहुत ज़्यादा वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टार्ट विद राइट सब्जेक्ट। आपने स्टार्ट जो करना है वो राइट सब्जेक्ट से करना है। मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ कि आपका जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने रिकमेंड किया था रीजनिंग से। अगर आपका रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप हिंदी से कर लो, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट से करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। गलत सब्जेक्ट से पंगा नहीं लेना, उसमें क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट लॉस हो गया तो तैयारी नहीं कर पाओगे। शुरू में वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें इंटरेस्ट बनता हो, ठीक है सर। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर सिटिंग प्लेस। प्रॉपर सिटिंग प्लेस होनी चाहिए, मतलब कि आप घर पे जहाँ पे पढ़ते हो आपको एक प्रॉपर सिटिंग प्लेस होना चाहिए। चाहे वो बेड का एक कॉर्नर है या किसी कमरे का कॉर्नर है, एक टेबल डेस्क है या नीचे बैठ के पढ़ते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। आजकल छोटे टेबल भी आते हैं जिसको आप बेड पे रख के पढ़ सकते हो। तो अगर आपके घर पे सिटिंग प्लेस ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप पड़ोस में यहाँ सरकारी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो, आजकल तो गाँव में भी लाइब्रेरी खोल चुकी है, लाइब्रेरी का प्रयोग करना सीखो। तो इसके बाद है नेक्स्ट जो गलती करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और चारों तरफ ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, देख के बता रहा हूँ। ये सब सत्य है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी बात कम ज़्यादा नहीं है। तो जो नेक्स्ट जो बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं, वन सब्जेक्ट फॉर मैनी डेज। कुछ लोग क्या करते हैं कि जीके को ही हाथ लगा के रखते हैं सारा दिन, जीके को पकड़ के रखते हैं महीना महीना, दो महीने। अब जीके आनी 15 नंबर की है और आप सबसे ज़्यादा टाइम उसी को 15 नंबर को ही दे रहे हो, बाकी 85 कहाँ गए, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे। अच्छा, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत ये है कि आपका एक सब्जेक्ट तो ठीक हो जाता है, बाकी सारे पीछे रह जाते हैं। हाँ, तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तो फिर करना क्या है। करना ये है कि आपने जैसे शुरू में मैंने बताया कि रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है, 15-15 दिन दे के एक बार रीडिंग करके सारे टॉपिक की सब्जेक्ट की, मतलब एक सब्जेक्ट आपने कोई भी नहीं लेना। 1+1 सब्जेक्ट तो मिनिमम रखना ही रखना है हर रोज़। एक सब्जेक्ट पे मतलब फोकस नहीं करना, 1+1 सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए अगर एग्ज़ाम करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस पे क्या है कि हमको कई बार क्या होता है कि हम 1 नंबर से रह जाते हैं, कई बार 2 नंबर से रह जाते हैं, कई बार 3 नंबर से रह जाते हैं। ये जो 1-2-3 मार्क्स है ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो 1-2-3 मार्क्स है ये हमारे स्ट्रेस की वजह से ही गलत होते हैं, बल्कि हमें ये आते होते हैं। कई बार हम ना उस वजह से फेल नहीं होते कि हमें आता नहीं है, हम उस वजह से फेल होते हैं कि जो हमें आता था उसको हम जो है अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए। तो स्ट्रेस को भी आपने ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस जाएगा कैसे। स्ट्रेस जाएगा कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से जाएगा स्ट्रेस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, और नॉलेज कैसे आएगी, नॉलेज आएगी स्टडी से। तो कॉन्फिडेंस किससे जाएगा, नहीं सॉरी, स्ट्रेस किससे जाएगा, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस किससे आएगा, नॉलेज से। और नॉलेज किससे आएगी, स्टडी से। तो ये जो है आपने स्ट्रेस स्लीप। अब स्लीप क्वालिटी की बात है, स्लीप पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग 8 घंटे में भी
मतलब सो के भी स्लीपी फील करते हैं, कुछ लोग 6 घंटे में भी तरोताज़ा उठते हैं। तो आपके बॉडी के हिसाब से आपने देखा ना कि आपके लिए कितना ठीक है। तो मिनिमम ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आपने 7 घंटे स्लीप को देने ही देने हैं, और आपने 8 घंटे से ज़्यादा नहीं देने हैं। मैक्सिमम 8 घंटे देने हैं, मिनिमम 7 घंटे 24 घंटे में स्लीप को देने ही देने हैं। और 7 से अगर कोई कम दे रहा है तो 6 से कम तो बिल्कुल भी नहीं जाना। 6 घंटे देने ही देने हैं आपने स्लीप को, इससे कम नहीं जाना। तो अगर एनर्जी की बात करें, जैसे एक दो स्टूडेंट से मैंने मतलब डिस्कस किया है, वो कह रहे कि शाम को जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। जैसे 9 बजे पढ़ने बैठते, 10 बजे पढ़ने, तो वैसे अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो 1 बजे तक नींद नहीं आ रही, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद ही नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज ये है कि आपके अंदर जो है एनर्जी बहुत कम है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आपके अंदर लगन की कमी है। तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, मेरी आपको नींद ना आए, उसके लिए कुछ छोटे मोटे उपाय हो सकते हैं। कि जैसे आपको एनर्जी कम फील हो रही है तो आपने खाना खा लिया, खाना खा देगा और आपको नींद ना आए, तो उसके लिए ये हो सकता है कि आप 1 कप जो है कॉफ़ी ले लो। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन होता है, तो आप उससे मतलब एनर्जी फील करते हो, आपको जल्दी नींद नहीं आती। अब टाइम मैनेजमेंट, कई मतलब टाइम की भी कोई कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम होता है, हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आज से 4-5 साल पहले तक जब मैं पढ़ता था तो रूटीन क्या था। रूटीन, रात को मैं लगभग 12 से 1 बजे तक सोता था। मान लो कि मैं अगर 1 बजे सोया हूँ तो मैं 7 बजे उठ जाऊँगा, 12 बजे सोया तो 6 बजे उठ जाऊँगा। 6 बजे उठ के वही खाना पीना खुद बनाना, 8-9 बजे तक घर से निकलना, और 10 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाना। लाइब्रेरी पहुंच के फिर हम वहाँ पे पढ़ते लगभग 3 बजे तक। पढ़ने के बाद फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाता था, फिर 4 से 8 बच्चों को पढ़ाया 8 PM तक, कई बार 9 PM भी हो जाता था, 9 PM। फिर 9 PM के बाद क्या करना था, घर पे आके 9 PM के बाद हमने क्या करना था, अपना खाना बनाना था। खाना बनाते बनाते 10 साढ़े 10 हो जाते थे, नहाना भी होता था। फिर खाना खाते खाते 11 साढ़े 11 हो जाते थे। 12 से 1 बजे तक फिर वही सो पाते थे। वही फिर अगर 12 बजे सोया तो सुबह 6 बजे उठना, 1 बजे सोया तो सुबह 7 बजे उठना, फिर वही रूटीन, खाना बनाओ, लाइब्रेरी चल पड़ो। तो ऐसे रूटीन में भी हम रहे हैं, 6-6 घंटे सो के टाइम पास किया है। लेकिन वो ये टाइम मैनेजमेंट आपको खुद देखना है कि आप कैसे कर पाओगे, कितना कर पाओगे। इसके बाद है वर्क स्टडी बिजी लाइफ। कुछ लोग काम करने वाले भी हैं, तो काम करने वाले को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, बिजी लाइफ में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। चूज योर पाथ, अपना रास्ता खुद तय करना है। अब मेथड टू रीड, इनकी पहले बात हो चुकी है, पहले बात नहीं हुई है, हाँ पहले थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, पूरी बात नहीं हुई है। अब मेथड 1 सब्जेक्ट डेली, ये जो है मेथड जो है रॉन्ग है। 1 सब्जेक्ट डेली आपने नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने क्या पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट मिनिमम डेली पढ़ने हैं, प्लस प्रैक्टिस डेली। जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसको प्रैक्टिस भी पक्का करना है। डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है, और एक रूटीन इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कभी पढ़ ले कभी नहीं पढ़ना। हाँ ये हो सकता है कि एक दिन आपने 200 क्वेश्चन किए और दूसरे दिन 100 कर लो, 50 कर लो, लेकिन आपने एक मिनिमम करना ही करना है। और खुद से खुद का कंपटीशन करोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। अगर आप ऐसे करोगे कि कल मैंने 50 किए थे और आज मैं 60 करता हूँ, तो ही आप कर पाओगे। और नेक्स्ट डे मैं 70 करूँगा, खुद से खुद का कंपटीशन करोगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लर्न करते हो, जो भी टॉपिक आप लर्न करो, मान लो कि आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो, या रीजनिंग में कोई टॉपिक पढ़ा है, या मैथ में कोई टॉपिक पढ़ा है, उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका टॉपिक कवर होगा। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपका जो है टॉपिक कवर नहीं हुआ है। तो आपको टॉपिक करना पड़ेगा। तो टॉपिक करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो इन और आउट है, जो हमारे ब्रेन में बार बार इन और आउट होती है चीज़ें, वही हमें याद रहती है। इसलिए टॉपिक को मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इन और आउट का मतलब क्या है, इन और आउट का मतलब ये है कि जैसे
हमारे घर में जैसे हमें पता होता है कि हमारा जो फेवरेट चैनल वो कितने नंबर पर है, वो हमें याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 2 बार 4 बार 5 बार हमने उसको देख लिया कि वो कितने पे, वो बार बार हमारे ब्रेन के अंदर गया सिग्नल कितने नंबर पे है, और हमने उसको क्या किया, यूटिलाइज़ किया अपने बटन मतलब अपने हाथ से, और हमने उसको 2-3 बार यूटिलाइज़ कर लिया तो हमें वो चैनल नंबर याद हो गया। तो हमारा ब्रेन इस मैथोडोलॉजी पे काम करता है कि अगर हम किसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते तो वो हमारा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब आप इंग्लिश ले लो, हरियाणा जी के ले, हरियाणा जी के ले लेते हैं। हरियाणा जी के जो लास्ट है 25 क्वेश्चन आए थे, और 25 क्वेश्चन में मोर देन 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो 25 में से 22-23 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने कितने, जैसे हरियाणा जीके की बात करें तो आज तक मुझे नहीं लगता कि 100 एग्ज़ाम भी टोटल हुए हैं। तो 100 कितना होगा, 25 गुणा 100, 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, अगर कितने में 100 भी करोगे तो 25 दिन में हो जाएंगे। लेकिन ये 2500 नहीं हो गए क्योंकि रिपीट भी है इसमें, तो ये मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए नियर अबाउट 1500 के लगभग होंगे। अगर मैं गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, फिर उसके बाद करना क्या है, सारी बुक्स वगैरह आपने रीड कर ली, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस। अगर आपने बुक को कवर कर लिया 2-3 बार 4 बार 10-10 बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप किसी एग्ज़ाम के 100 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो, 100 पेपर्स करके अगर एग्ज़ाम में जाते तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाइड नहीं, मतलब आप टॉपर भी आ सकते हो, देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ टॉपर्स। तो आपने ये सारा काम जो मैंने ऊपर बताया है, ये सारी बातों को आपने ध्यान रख लिया तो आप यू आर डन, यू आर सक्सेसफुल, आपकी जॉब पक्की। तो ऑल द बेस्ट। तो अगर आपकी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या ठीक लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं पढ़ने वाले बच्चों से। मैं जो है यहाँ पे गाइडेंस आगे आपको डिटेल में प्रत्येक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जा सकता है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पहले लेना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, और इस टॉपिक में अगर कोई मेरी मिस्टेक रही है, किसी को कुछ लग रहा है, तो वह मुझे कमेंट में ज़रूर बताए, उसको आगे ध्यान में रखा जाएगा, और उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइए, और किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी बताइए, और किस टॉपिक पर चाहिए कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे, उस टॉपिक पे चाहिए, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है ऐसे चाहिए, या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो CET का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी ये नहीं बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कहीं भी नहीं बताया। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा उसको, कहीं भी ये नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। हाँ, जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं उन पेपर के हिसाब से मैंने सिलेबस को उठाया है और आपको एक एग्जांपल दिया है। कोई भी सब्जेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर यही रहने वाला है। तो पहले जो होता था, पहले जो सिलेबस होता था, उस सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। पहले जो सिलेबस क्या होता था, मतलब इस CET से पहले जो सिलेबस होता था, वो सिलेबस था जो हमने अटैम्प्ट किया है, हमने दिया हुआ है। 10 की रीजनिंग, 10 की हिंदी, 10 का मैथ, 10 की इंग्लिश, कई बार 5 की भी आ जाती थी, हरियाणा जी के 25, और ये साइंस अलग से ले लेते हैं। करंट अफेयर भी लगभग 25, ये करंट अफेयर जी के बाकी सारे जो सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह वो जो आ गए, और साइंस अलग से 10 नंबर की। तो इस तरह से ये टॉपिक होता था। तो ये कितना हो गए 40, ये हो गए 50, और ये 25-25 50। तो इस तरह से सिलेबस होता था। ये जो लास्ट CET का जो सिलेबस हमने ऊपर डिस्कस किया है,
तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बहुत बताएं। थैंक यू। आप लास्ट तक देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, और कोई पार्ट, किसी पार्ट में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मैं आपके जो कन्फ्यूज़न को नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर अप करूँगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको उसी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं आपकी जर्नी में आपके साथ रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।